दोस्तों, हम लोग आज सेकंड पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। जो हम लोगों ने मियोसिस डिवीज़न पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, मियोसिस फर्स्ट पढ़ा था। तो मियोसिस फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि मियोसिस फर्स्ट में होता क्या है कि एक डिप्लॉयड सेल से कितने दो हैप्लॉयड सेलों का निर्माण होता है। इन दोनों सेलों का निर्माण जो होता है वो दोनों सेल जो होते हैं वो हैप्लॉयड्स होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। तो दो हैप्लॉयड सेल का जब निर्माण होता है तो उस हैप्लॉयड सेल से, यानी दोनों हैप्लॉयड सेल से क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है। और मियोसिस सेकंड में एक हैप्लॉयड सेल से दो हैप्लॉयड सेलों का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर दो हैप्लॉयड सेल हों और दोनों में ये प्रोसेस हो तो कितने, चार हैप्लॉयड सेलों का फॉर्मेशन होगा। यानी कंप्लीट अगर हो मियोसिस, अगर कंप्लीट होता है तो क्या होता है, वन डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूसेस फोर हैप्लॉयड सेल्स। यानी एक डिप्लॉयड सेल से चार हैप्लॉयड सेलों का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग जब मियोसिस फर्स्ट पढ़े थे तो उसमें क्या हुआ था, एक हैप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल से दो हैप्लॉयड सेलों का फॉर्मेशन होता था। तो एक हैप्लॉयड सेल में हम लोग करके देखते हैं कि एक हैप्लॉयड सेल में अगर दो हैप्लॉयड सेलों का फॉर्मेशन होता है तो दूसरे हैप्लॉयड सेल में भी दो हैप्लॉयड सेलों का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब क्या है, कंप्लीट प्रोसेस में मियोसिस डिवीजन के एक डिप्लॉयड सेल से कितने, फोर हैप्लॉयड सेलों का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए देखते हैं। मियोसिस सेकंड में जो हैप्लॉयड सेल है इसमें सबसे पहले प्रोफेज स्टेज होता है। प्रोफेज स्टेज में सेम एज माइटोसिस प्रोफेज की तरह ये भी प्रोफेज होता है। इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। स्पेंडिल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है और जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है, ये क्रोमोसोम शॉर्टेन एंड थिकर दिखाई देने लगता है। प्रोफेज में क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है। जो हमारा सेंट्रियोल होता है ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुंच जाता है और उसके बाद इसमें स्पेंडिल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्रोमोसोम से अटैच होने लगता है, जुड़ने लगता है और क्रोमोसोम शॉर्टेन एंड थिकर हो जाता है, मतलब छोटा और मोटा हो जाता है। स्टार्ट होता है मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज में एक्चुअली में क्या होता है कि क्रोमोसोम स्पेंडिल फाइबर की सहायता से क्या होता है, बीचों बीच में एक प्लेट के नुमा का आकार बनाता है, एक प्लेट जैसा आकार बनाता है, यानी एक परत का निर्माण करता है जिसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या कहते हैं? मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। और मेटाफेजिक प्लेट होता है, देखिए यहाँ कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो सोम्स ऐसे होते हैं जो स्पेंडिल फाइबर से जुड़े होते हैं। उन स्पेंडिल फाइबर्स को हम कहते हैं क्रोमोसोमल फाइबर। कुछ एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल को जुड़ते हैं, उन्हें हम कंटीन्यूअस फाइबर कहते हैं। और कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होते हैं जिन्हें हम एस्टरेज कहते हैं। तो मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम का एनालिसिस होता है और मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण होता है। उसके बाद स्टार्ट होता है एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम दो भागों में जो है डिवाइड हो जाता है। हाफ क्रोमोसोम जो होता है वो ऊपर की ओर और हाफ जो होता है नीचे की ओर जाने लगता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, यहाँ घटता बढ़ता नहीं है। जितने क्रोमोसोम ऊपर होंगे उतने नीचे होंगे। और यहाँ जो बढ़ता है क्रोमोसोम, यानी एनालिसिस जब इस फेज में होता है तो आप ध्यान दीजिएगा 23 क्रोमोसोम्स नंबर इसमें पाए जा रहे हैं, हैप्लॉयड सेल है। तो जो बढ़ रहा है ये इस साइड में भी 23 होंगे और इस साइड में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी डबल इन नेचर में होके और ये बढ़ता है। तो एनाफेज स्टेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के बीच में, यानी इस बीच का मतलब इस दोनों जोन के बीच में आता है क्या, इंटरजोनल फाइबर, है ना। इस जोन के बीच में क्या आ जाता है, इंटरजोनल फाइबर, या इसे हम जेल फाइबर भी कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने जो पहले वाला वीडियो था उसमें पढ़ चुके हैं। तो इंटरजोनल फाइबर होता है और इस इंटरजोनल फाइबर की वजह से क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होता है ऊपर की ओर और नीचे की ओर मूवमेंट करने लगता है।
और इसमें सहयोग करने का काम करता है, हेल्प करता है हमारा स्पेंडिल फाइबर। ये स्पेंडिल फाइबर क्या करता है, क्रोमोसोम को नीचे और ऊपर की ओर ले जाने का काम करता है। इसके बाद स्टार्ट होता है टेलोफेज स्टेज। टेलोफेज स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होता है पूरी तरह ऊपर पहुंच जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, ये दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर यानी दोबारा से आ जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोबारा से आ जाते हैं और फिर इसमें होता है साइटोकाइनेसिस। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। और साइटोकाइनेसिस होने में क्या होता है, यानी साइटोप्लाज्म में विभाजन होता है। तो साइटोप्लाज्म में विभाजन हम आपको बता चुके हैं पहले से, बाई सेल फ्लो बाई सेल प्लेट होता है। यदि एनिमल सेल है तो क्या होगा, सेल फ्लो होगा, यानी सेल के अंदर धसाव उत्पन्न होगा और ये धसाव बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा। और दूसरा बाई सेल प्लेट, यानी इसके अंदर एक प्लेट का निर्माण होगा जिसकी वजह से क्या होगा, एक सेल्स जो होगा ऊपर का वो अलग हो जाता है और दूसरा अलग हो जाता है। इस तरह से दो हेप्लॉइड सेलों का फॉर्मेशन होता है। किससे, एक हेप्लॉइड सेल से। थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझते हैं यहाँ। इसका जो प्रोसेस है वो सेम एज माइटोसिस डिवीजन की तरह होता है। यानी माइटोसिस डिवीजन में भी क्रोमोसोम्स के नंबर चेंज नहीं होते हैं, इसमें भी चेंज नहीं होता है इस पूरे डिवीजन में। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, मान लीजिए जर्म सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं और यदि इसमें क्या हो रहा है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है। कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियोसिस, है ना, डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन अगर हो रहा है तो क्या होगा कि इसमें मियोसिस, पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। अगर मियोसिस फर्स्ट होता है तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इसमें, और ये बनाता है 23 क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं, और दूसरा जो सेल बनेगा उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी एन नंबर होता है, यानी हेप्लॉयड होता है ना। मियोसिस फर्स्ट हुआ। दूसरा मियोसिस अगर सेकंड होगा, मियोसिस अगर क्या हो रहा है, मियोसिस अगर सेकंड हो रहा है तो मियोसिस सेकंड में क्या होगा कि ये दोबारा, मियोसिस सेकंड को हमने बताया सेम एज माइटोसिस की तरह होता है, यानी इसके क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंजेज नहीं आएंगे, ये 23 और 23 ही रहेगा, यानी एन नंबर और एन नंबर। अगर इसमें हो रहा है तो इसमें भी वही चीज़ होगा, मियोसिस है ना, सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड होगा तो दो सेलों का फॉर्मेशन होगा, कितने, दो का यहाँ भी होगा, एल नंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि एक जर्म सेल से, एक गोनोडियल सेल से कितने, 4 सेलों का फॉर्मेशन होता है। और ये चारों सेल जो होते हैं, 4 सेल्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, हेप्लॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं, हेप्लॉइड। तो एक डिप्लॉयड जर्म सेल से, या आप कह सकते हैं गोनोडियल सेल से, कितने, 4 हेप्लॉइड जो है सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और इसे हम कहते हैं गैमेट्स। क्या कहते हैं, ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। किसका, गैमेट। और गैमेट हमारा क्या होता है, हेप्लॉइड सेल्स होता है। क्या होता है, हेप्लॉइड। तो एक बार मैं और रिपीट करना चाहूँगा आपको कि अगर जर्म सेल है, जर्म सेल में मियोसिस डिवीजन हो रहा है, तो मियोसिस डिवीजन में कितने, 4 हेप्लॉइड सेलों का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ये जर्म सेल होता किसमें, हमारे बॉडी सेल में नहीं होता है, ये होता है जन्म देने वाली कोशिकाओं में, गोनोड्स के सेलों में होता है। जैसे गोनोड्स क्या होता है, मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरी होता है, इनके साथ ह्यूमन बींग्स। लेकिन अगर हम बात करें माइटोसिस डिवीजन का, तो माइटोसिस डिवीजन जो होता है वो हमारे बॉडी सेल में होता है। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स पाए जाते हैं सब में माइटोसिस डिवीजन होता है। किसके लिए होता है, बॉडी के ग्रोथ के लिए होता है, और उसके बाद में रिपेयर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए होता है। आप यहाँ तक समझिएगा कि अगर ये गैमेट का फॉर्मेशन करता है, मान लीजिए स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है और दूसरा ओवम का फीमेल में फॉर्मेशन कर रहा है, और दोनों ये आपस में फ्यूज करते हैं, तो वो बन जाता है क्या, जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट। और जायगोट के बनने के बाद
कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर जायगोट बना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, तो उसमें जो अब जायगोट के बाद जो डिवीजन होगा वो हमेशा कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। ये बात एकदम क्लियर रखिएगा। यानी स्पर्म और ओवम यानी गैमेट बनने के लिए कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। बाकी हमारे बॉडी में कभी भी अगर सेल में डिवीजन हो रहा है, किसी भी केस में अगर डिवीजन हो रहा है तो कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। ये 100% श्योर है कि अगर गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ केवल मियोसिस डिवीजन होगा, बाकी क्या होगा? जो है माइटोसिस डिवीजन होगा। बाकी कोई भी काम के लिए यदि हमारे बॉडी में डिवीजन हो रहा है तो कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और ये बात और ध्यान रखिएगा हमेशा कि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ। यानी ये डिप्लॉयड होता है और जो गैमेट बनता है वो डिप्लॉयड हो जाता है। वो किसके थ्रू होता है? मियोसिस डिवीजन के द्वारा होता है। मियोसिस डिवीजन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि मियोसिस फर्स्ट में ही सेल हैप्लॉयड हो जाता है। मियोसिस सेकंड में क्या होता है? केवल हैप्लॉयड सेल्स जो बनता है इसका नंबर इंक्रीज होके कितने? 2 सेलों से 4 सेलों का फॉर्मेशन होता है। यानी मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 सेल बनते हैं और उन दोनों सेलों में मियोसिस सेकंड होगा तो कितने? 4 सेलों का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी 4 सेलों का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आई होप आप लोग ये चीज़ समझ पाए होंगे कि ये जर्म सेल में होता है, किसके फॉर्मेशन के लिए होता है? गैमेट के फॉर्मेशन के लिए होता है। और वहीं माइटोसिस जो डिवीजन होता है, ये डिवीजन कब होता है? हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, है ना। या और ना आउट सेल कोई हो जाए तो उसको पूरा करने के लिए कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा, है ना। इसके अलावा ये होगा तो केवल फॉर्मेशन ऑफ किसके लिए होगा? गैमेट्स के लिए होगा। और गैमेट मैं यहाँ बताया आपको कि अगर गैमेट्स आपस में फ्यूज किया है और जायगोट यदि बन गया है, क्या बन गया है? जायगोट यदि बन गया है तो उसमें यदि सेल डिवीजन होगा तो कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। तो आई होप मैं आप लोगों को पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया कि मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन क्या होता है। सेल साइकिल से लेकर और मियोसिस डिवीजन तक आप समझ पाए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।